तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली शाम में 6:30 बजे मॉडल पेपर वाला क्लास चलता है। तो आज भी मॉडल पेपर का ही क्लास होगा, जिसमें हम आपको आज सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 6 को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम आपको 5 मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान पर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम लोग 6ठे नंबर मॉडल सेट को देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, यानी कि कौन चाहता था कि कभी भी इटली एवं जर्मनी का एकीकरण न हो। तो पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ऑस्ट्रिया चाहता था कि कभी भी इटली एवं जर्मनी का एकीकरण न हो, इसलिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कि जर्मनी में कि रूस में कि इटली में? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ध्यान रखिएगा, पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बरदौली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 के, 1917 के, 1918 के, 1919? तो ध्यान रखिएगा, छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? देखिए, हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आप लोगों को 100% सही होना चाहिए, यानी कि 40 में 400 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान से एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो ध्यान रखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू की गई। सातवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखिएगा, आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बताइए, फ्रांस का कि अमेरिका का कि रूस का कि इंग्लैंड का? नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? अजैव है कि चक्रीय है कि पुनः पूर्ति योग्य है कि मानवकृत है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है, जो तट रेखा होता है उससे कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, वो कौन व्यक्ति थे जिसने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी के, राजेंद्र प्रसाद के, पंडित नेहरू के, विवेकानंद? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू, यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। चलिए 14 नंबर
नंबर क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, कुल जल का यानी कि पृथ्वी पर जितने सारे भी जल हैं तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ध्यान रखिएगा 96.6% भाग महासागरों में निहित है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल की, कर्नाटक की, उड़ीसा की, असम? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल का उदाहरण इन चारों में से कौन है? गेहूं है कि चावल है कि सरसों है कि मटर है? तो ध्यान रखिएगा 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, बाकी जो गेहूं में सब हो जाता है सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो खरीफ फसल में चावल आता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि कौन से राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़क की लंबाई है? बिहार के, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, केरल? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़क देखने के लिए मिलता है, यानी कि पक्की सड़क की लंबाई महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूरा पश्चिम गलियारा की, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की, सीमांत सड़कें की, एक्सप्रेसवे? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा एक्सप्रेस भी सड़क है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भी एक सड़क का वर्ग है, सीमांत सड़क भी होता है, लेकिन पूरा पश्चिम गलियारा यह सड़क का एक वर्ग नहीं है, इसलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना की, मुजफ्फरपुर की, समस्तीपुर की, हाजीपुर? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। 19वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 20वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। 6283 किलोमीटर है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि यह कथन अब्राहम लिंकन का है। यानी कि अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों में संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ठीक है, यानी कि किसी भी व्यवस्था के फैसलों के लिए जो व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणाम होते हैं उसके लिए इसमें से सही कथन कौन सा है? पहला कथन है कि गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। दूसरा कथन है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने के पूर्ण रूपेण असमर्थ है। सी नंबर ऑप्शन है कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। और डी नंबर कथन है कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर कथन सही हो जाएगा कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं? 1 स्तरीय की, 2 स्तरीय की, 3 स्तरीय की, 4 स्तरीय? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। ठीक है, बिहार में कुल 3 स्तरीय हैं जो कि पंचायती राज संस्थाएं के अंतर्गत में आते हैं। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, तो 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? यानी कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी कि जो बिहार में संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में जो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें कौन से पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी की, जनता पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, किसी पार्टी को नहीं। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जनता पार्टी को ही पूर्ण बहुमत मिला था 1977 में आम चुनाव में। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत थे जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन
आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन, वहीं ताड़ी जो कि पिया जाता है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार के, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसका विरोध किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ में हुई? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाज में, कि क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, कि प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, उपयुक्त तीनों में। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाजों में पड़ती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार एक दलीय होती है, कि द्विदलीय होती है, कि बहुदलीय होती है? बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 31 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है, यानी कि गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना जिले का सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिहार के राजधानी पटना का ही सर्वाधिक आय सबसे अधिक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लगता है। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लगता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछा जा रहा है कि कितना है? तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 2008-2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2008-9 के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं? वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं, यानी कि देश में जो संगठित बैंकिंग प्रणाली है उनके कितने प्रकार होते हैं? 36 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ध्यान रखिएगा, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि वित्तीय संस्थाएं भी 2 प्रकार के होते हैं और देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली भी 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार के, दक्षिणी बिहार के, उत्तरी बिहार के, पश्चिमी बिहार? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे अधिक बाढ़ बिहार में उत्तरी बिहार में आता है, जो कि कोसी नदी के कारण आता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी हम आपको बताएं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की जो तली पर कंपन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? भूकंप की, सुनामी की, चक्रवात के नाम से? बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, महासागर के तली पर जो कंपन होता है उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? देखिए, प्राथमिक उपचार कहने का मतलब होता है कि अगर किसी को कुछ भी होता है, आप पहला जो उपचार करते हैं, जो आप खुद से कर सकते हैं, जो आप खुद से उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो यदि किसी का शरीर जल गया है तो जलने की स्थिति में आप प्राथमिक उपचार करना चाहिए कि उस पर ठंडा पानी देना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से जले हुए स्थान को आराम पहुंचता है। इसलिए 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 6 में देखना था, जिसमें कि बताए गए सारे क्वेश्चन सोशल साइंस के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही बताए हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, वे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।